2024 के लिए बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियों को देखते हुए हरियाणा कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर मंथन के लिए हरियाणा कांग्रेस ने 24 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। 2024 को लेकर हरियाणा में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियों के बीच कांग्रेस भी एक्टिव हो गई है। हाल ही में प्रभारी नियुक्त किए गए दीपक बावरिया के कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी है। उन्हें हरियाणा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में सीट जितवाने के साथ ही विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर हरियाणा में सत्ता वापसी को लेकर मेहनत करनी है। लिहाजा दीपक बावरिया ने प्रदेश कांग्रेस की एक अहम बैठक बुलाई है। 24 जून को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और विधायक शामिल होंगे। इतना ही नहीं, पूर्व सांसदों और विधायकों के साथ ही हरियाणा से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी बैठक का हिस्सा होंगे। माना जा रहा कि बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। इस बात को लेकर भी चर्चा है कि सत्ताधारी बीजेपी की रैलियों को कैसे कांग्रेस टक्कर दे, इस पर भी मंथन होगा। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनाने को लेकर भी बातचीत बैठक में हो सकती है। संगठन के साथ ही पार्टी के सामने गुटबाजी को खत्म करना एक चुनौती रहेगी। इसी बीच कांग्रेस की बैठक को लेकर एक सवाल ये भी, क्या बैठक में पार्टी के सभी नेता शामिल होंगे या फिर नहीं, या गुटबाजी का असर इस बैठक में भी नजर आएगा। खास बात यह है कि नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद हरियाणा कांग्रेस की ये पहली बैठक है। चंडीगढ़ में होने वाली इस बैठक में आने वाले चुनावों को लेकर कई रणनीति बनाई जा सकती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बैठक में आखिर शामिल कौन कौन होता है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रेवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव और लालू यादव की छठी बेटी अनुष्का यादव की पुत्र प्राप्ति पर तेजस्वी यादव छूछक लेकर रेवाड़ी पहुंचे थे। इस दौरान तमाम बड़े दिग्गज भी मौजूद रहे। भूपेंद्र हुड्डा भी इस दौरान यहां पर थे। उन्होंने भी प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। हरियाणा में जारी वार पलटवार के बीच अब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। रेवाड़ी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा है। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसान और विकास की जगह सरकार ऐसे मुद्दों पर बात करती है जिससे समाज में जहर फैले। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि भाजपा के टारगेट पर मैं नहीं बल्कि सभी विपक्षी नेता हैं। इनके टारगेट पर असल में देश का संविधान और लोकतंत्र है। ये लोग देश का इतिहास बदलना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। सभी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए, टारगेट हम लोग नहीं है, टारगेट असल में संविधान है, देश का लोकतंत्र है। और जिस प्रकार से लोग देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। तो इसके लिए आप देखिएगा, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। बता दें कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के पौत्र विक्रमादित्य राव के कुआं पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपनी बहन के घर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार नॉन परफॉर्मिंग है। प्रदेश की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। घूमता हूँ और मेरा राजनीतिक तजुर्बा भी बहुत है। तो हरियाणा के लोग, छत्तीसगढ़ राज्य के लोग मन बना चुके हैं 2024 में कांग्रेस सरकार। क्या लगता है ये सरकार विफल है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है जो हरियाणा में है। बीजेपी जेजेपी कोई इनका कोई नीति के आधार पे गठबंधन नहीं है, स्वार्थ पे है। देख लिया जो ख्वाब दिखाए थे, लोगों को पता लग गया किसको 15-15 लाख मिले, वो भी दिखाया था और बहुत बात दिखाया था। लेकिन बीजेपी विफल सरकार है, हरियाणा में बिल्कुल ये विफल है और हर वर्ग। केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जमकर हमला तो बोला ही, साथ ही साथ उन्होंने विपक्षी एकजुटता का भी संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष का एकजुट होना बहुत जरूरी है। सार्वभौमिक भाईचारा यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड के संदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस साल भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के साथ ही भारत में भी लोगों ने योग दिवस कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थीम के साथ 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के साथ ही विश्व के कई देशों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में करीब 180 देशों के लोगों के बीच योग दिवस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं।
इस बीच पीएम ने अमेरिका से ही योग दिवस को लेकर एक संदेश जारी किया। पीएम ने कहा कि 2014 में यूएन असेंबली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रस्ताव रखने के 9 साल के अंदर ही योग वैश्विक आंदोलन बन गया। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। भारत के अलग अलग राज्यों में भी योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं हरियाणा के अलग अलग जिलों में आयोजित योग कार्यक्रमों में भी भारी संख्या में लोग शामिल हुए। पानीपत में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए और उन्होंने भी योग किया। वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज जब प्रधानमंत्री यूएन के मुख्यालय में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं तो ये भारत के लिए एक गर्व भरा मौका है। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव रखा था, जिसको रिकॉर्ड मार्जिन के साथ सभी देशों ने समर्थन दिया था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तब से मनाया जा रहा है। योग की विधा को दुनिया में प्रसारित करना, दुनिया में प्रचारित करना, यह हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा, यह हमारी विधा जो योग मन, आत्मा और बुद्धि और शरीर को जोड़ती है, योग डालती है, ऐसी विधा दुनिया में सुख शांति और जीने की कला, किस तरीके से एक सुखद जीवन, एक बैलेंस जीवन जीने का तरीका भी बताती है। साथ ही साथ ये मन, चित्त और को शांत भी रखती है और शरीर को स्वस्थ भी रखती है। योग के 8 भाग होते हैं। शरीर का व्यायाम ये केवल उसका एक हिस्सा है जो हम आसन करते हैं। इसमें ध्यान का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इसमें हम कैसे अपने आप के ऊपर संयम कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हमारे जीवन में अंगीकार करने के बाद उसका फल, परिणाम जब आता है तो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठ करके आशा निराशा के झकझोर से बाहर निकल करके और जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मित्रों, भाइयों, बहनों, बता दें कि पानीपत के साथ ही हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए। जेपी नड्डा के साथ हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी गुरुग्राम में उपस्थित रहे। वहीं पंचकूला में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कुरुक्षेत्र में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और तमाम मंत्रियों ने भी अलग अलग जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं भारतीय सेना के जवानों की योग करते हुए तस्वीरों ने लोगों में एक अलग ही उत्साह भर दिया। लद्दाख की ऊंचाइयों से लेकर सिक्किम की बर्फबारी से ढकी पहाड़ियों और राजस्थान के मरुस्थल से लेकर कोच्चि में आईएनएस विक्रांत पर भारतीय सेना के जवानों ने भी योग कर ये दिखा दिया कि वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा में विश्वास रखने वाला भारत आज योग के जरिए विश्व में भाईचारे का संदेश दे रहा है। योग को लेकर आज विश्व में भारत की एक अलग ही पहचान बन गई है। देश में भी लद्दाख की ऊंचाइयों से लेकर राजस्थान और कोच्चि से लेकर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भारतीय सेना के जवान भी योग करते हुए दिखाई दिए। मकसद एक ही था कि भाईचारे और योग की महत्ता का संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंचे। एक बार फिर चंद मिनटों की बरसात के बाद गुरुग्राम की सड़कों पे जलभराव देखने को मिला। तो वहीं पर दिल्ली जयपुर हाईवे के ऊपर करीबन 7 से 8 किलोमीटर लंबा जाम है।
मानसून में पानी की निकासी को लेकर भले ही प्रशासन द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश के साथ सभी दावे अक्सर हवा हवाई साबित होते हैं। गुरुग्राम में भी कुछ ही मिनटों की बारिश से ऐसे हालात बने कि प्रशासन के तमाम दावे पानी में बह गए। दरअसल बारिश के चलते दिल्ली जयपुर हाईवे पर पानी भर गया, जिसके चलते हाईवे पर लंबा जाम देखने को मिला। कई किलोमीटर के इस जाम में गाड़ियां हाईवे पर रेंगती हुई दिखाई दी। कई वाहन तो बीच सड़क पर ही रुक गए। यही नहीं, इस दौरान सवारियों से भरी एक बस में पानी के चलते बीच सड़क पर ही फंस गई। सवारियां काफी देर तक बस को वहां से निकालने की गुहार लगाते रहे। ये हालात सिर्फ दिल्ली जयपुर हाईवे पर ही नहीं बने, बल्कि पूरे गुरुग्राम में लगभग इसी तरह के हालात बने हुए थे। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवान लगातार दावा करते रहे कि स्थिति को काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रैफिक का प्रेशर काफी बढ़ गया बारिश की वजह से। हमारे 100 मीटर पे एक जवान लगा हुआ है जो ट्रैफिक को स्मूथ चलाने के लिए काम कर रहे हैं। पानी की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से और अब व्हीकल प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया। क्या ट्रैफिक पुलिस अब नगर निगम GMDO को भी दिखेगी जो ये पानी इकट्ठा हुआ है यहाँ? उसके लिए हम GMDO के संपर्क में है, उनको हमने डायरेक्शन दी है कि भाई आप पंप ज़्यादा और लगाएं ताकि पानी की निकासी जल्दी से जल्दी हो। तो जाम का कितना लंबा पहुँच गया था, कहाँ तक जाम पहुँचा? जाम नहीं लगा, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, जाम नहीं लगा, प्रेशर है, व्हीकल चल रहा है, स्लो चल रहा है। कई घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया और प्रशासन ने जाम खुलवाया। इसके बाद सवारियों ने राहत की सांस ली। आज की चंद मिनटों की बरसात के बाद एक बार फिर जिला प्रशासन के अधिकारियों पर सवाल निशान जरूर खड़े होते हैं कि हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च किए जाने वाले पैसे हालांकि जाते कहाँ हैं। ना ही तो ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जा रहा है और ना ही नालों की सफाई करी जा रही है। यही एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव होता है। महेंद्रगढ़ पुलिस ने अवैध शराब की खेप से भरा एक कंटेनर पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस कंटेनर में 256 पेटियां शराब भरकर पंजाब से गुजरात के लिए ले जाई जा रही थी। इसके साथ ही पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और I-10 गाड़ी को भी पकड़ा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पुलिस ने अवैध शराब की खेप से भरा एक कंटेनर पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। कंटेनर में 256 पेटियां शराब भरकर पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो और I-10 गाड़ी को भी पकड़ा है जो कंटेनर को एस्कॉर्ट कर रही थी। इन गाड़ियों में चंडीगढ़ पुलिस की 2 वर्दियां बरामद हुई है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि तस्करी के मामले में चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारियों का भी हाथ है। सिटी नारनौल में दर्ज किया FIR नंबर 448 है। इस पे एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के ऊपर एक अशोक लेलैंड का एक कैंटर, इसको हम पकड़ा। इसमें था 256 पेटी का इलीगल अवैध लिकर था। पर ये सिर्फ एक कैंटर नहीं था, इसको 2 गाड़ी पायलट कर रहा था, पायलट और एस्कॉर्ट कर रहा था। तो एक I-10 गाड़ी, एक ब्लैक स्कॉर्पियो। इस पे टोटल 6 लोग इन्वॉल्व था। एक गाड़ी में 2 था। एक राजेंद्र है, वो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस है, कांस्टेबल है, और दूसरा एक है अनिल कुमार, AB सेक्टर 26 चंडीगढ़ थाना में कांस्टेबल है। इसमें 4 लोग को गिरफ्तार किया क्राइम सीन से। 2 लोग, अनिल कुमार एक कांस्टेबल और नवीन दूसरा पायलट करने वाले, ये दोनों क्राइम सीन से भाग गए। 4 अरेस्टेड है इस पे। ये अवैध शराब कहाँ से चली और कहाँ जा रही थी, कुछ जानकारी है? ये पंजाब से ये लोग भर रहा है इलीगल लिकर, और मेजर इनका डेस्टिनेशन है गुजरात। 2-3 दिन पहले भी सदर नानूर का भी एक मुकदमा था 310 पेटी वाला, ये भी वही है, पंजाब से गुजरात जाने वाला है। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गांव कादीपुर के पास नाकाबंदी की थी। नेशनल हाईवे नंबर 152D से होकर ट्रक हाईवे 148B पर जाने लगा तो पुलिस ने कैंटर और स्कॉर्पियो और I-10 गाड़ी को रुकवाया और पूछताछ की। इस पूरे मामले के बारे में आपको और विस्तार से बताएं तो पुलिस ने इसके बाद गाड़ी को चेक किया और गाड़ी के अंदर से 256 पेटी अवैध शराब मिली, जिसे पुलिस ने बरामद किया। वहीं मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CIA पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर, हेल्पर और दोनों गाड़ियों के चालकों को गिरफ्तार करके कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी फरार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बचे हुए आरोपियों को पकड़ने में पुलिस कब कामयाब होती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एक बार फिर से इतिहास रच लिया। दरअसल हांगकांग में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अमरजिंग एशिया कप जीतकर ये इतिहास रचा और ट्रॉफी पहली बार अपने नाम की। इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम ने पहला अमरजिंग एशिया कप जीत लिया है। भारत की टीम ने हांगकांग में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश को 31 रन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। भारत की ऑफ स्पिनर श्रेयांका पाटिल ने इस मुकाबले में 4 विकेट हासिल किए। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने इससे पहले ग्रुप स्टेज में एक ही मुकाबला जीता था।
सेमीफाइनल समेत टीम के बाकी मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहे थे। इस वजह से सभी की नजरें इस फाइनल मुकाबले पर टिकी हुई थी। महिला टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल मुकाबले में जीत हासिल की और ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमा लिया। भारत की ये जीत इसलिए भी बेहद खास हो जाती है कि इसी साल फरवरी में अंडर-19 विमेंस वर्ल्ड कप में भी भारत को ही जीत मिली है। इसलिए विमेंस क्रिकेट टीम की इस जीत से खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि फाइनल मुकाबले में वृंदा दिनेश को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। मुकाबले की पहली पारी में वृंदा दिनेश ने 36 और कनिका आहूजा ने 30 रन बनाए थे। आहूजा ने दूसरी पारी में 2 विकेट हासिल किए। आपको बता दें टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश की टीम 96 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। शुरुआत में भारत का प्रदर्शन बेहद खराब था, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा तो टीम का प्रदर्शन बेहतर होता गया और अंत में बांग्लादेश की टीम को हराकर इंडिया की टीम ने जीत हासिल की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 127 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में बांग्लादेश की टीम मात्र 96 रनों पर ही सिमट गई और भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया और ये ट्रॉफी अपने नाम की। मणिपुर में हालात और भी बद से बदतर होते चले हैं। आपको बता दें कि हिंसक भीड़ का उपद्रव यहां पर कम नहीं हो रहा है। अब उन्होंने पुलिस कर्मियों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंसक भीड़ अब पुलिस थानों से हथियार भी चुराने लगे हैं। मणिपुर में 2 गुटों में शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। मई से शुरू हुई हिंसा अब इस हद तक पहुंच चुकी है कि भीड़ हाथ में कुल्हाड़ी, डंडे और गुलेल लेकर पुलिस थानों तक हमला कर रही है। वहां से हथियारों को लूट कर लेकर चली जा रही है। मणिपुर पुलिस ने ऐसी घटना को लेकर FIR दर्ज कराई है और बताया है कि लगभग 10,000 से अधिक महिलाओं पुरुषों ने हाथ में कुल्हाड़ी, तलवार और गुलेल लेकर पुलिस थाने में रखे हथियार लूट कर ले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में इस तरह की कई लूट की वारदातें सामने आ चुकी हैं। वहीं पुलिस की तरफ से इसी 20 से ज्यादा वारदातों की FIR भी दर्ज करवाई गई है, जिसमें पुलिस की तरफ से अपने ऊपर हमला होने और हथियार लूट जाने की बात कही गई है। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हिंसा के हालात ऐसे ही हैं और राज्य में पुलिस ही नहीं सुरक्षित है तो आम लोगों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के CM मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने राज्य में हिंसा बंद नहीं की तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। सिंह ने पत्रकारों के जरिए संदेश देते हुए कहा कि इस हिंसा को बंद कर दीजिए वरना परिणाम भुगतने होंगे। मैं हथियार थामे मेइती लोगों से अपील करता हूं कि वे किसी पर हमला ना करें, शांति बनाए रखें ताकि हम राज्य में सामान्य हालात बहाल कर सकें। बता दें कि इससे पहले भी हिंसा की वारदात को अंजाम देने वाले उपद्रवी समूह केंद्रीय विशेष राज्य मंत्री RK रंजन सिंह और मणिपुर की एकमात्र महिला मंत्री नेमचा किपगेन के आवास पर तोड़फोड़ और आगजनी कर चुकी है। संयोगवश RK रंजन सिंह के घर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वो घर पर नहीं थे। करीब 1000 से अधिक लोगों की भीड़ ने वहां आग लगा दी थी। वे कुछ दिन पहले हुई एक हिंसक झड़प में एक महिला समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। ये झड़प इम्फाल के खमेलॉक इलाके में हुई और पुलिस के मुताबिक भारी हथियारों से लैस विद्रोहियों ने खमेलॉक गांव पर हमला किया था, जिसमें 25 लोग घायल हो गए थे। हालात को देखते हुए पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा पर रोक है। मणिपुर के हालातों को देखते हुए सेना ने कमान संभाली है। आपको बता दें कि सेना ने कुछ इलाकों में गोलीबारी की है, लेकिन वो भी सीमित हद तक, ताकि किसी तरह से जान माल को नुकसान न हो सके। 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेस्ला के CEO एलन मस्क ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मस्क ने जैक डोर्सी द्वारा भारत सरकार पर ट्विटर पर प्रतिबंधों को लेकर आरोप पर खुलकर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए अमेरिका में हैं। इन 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी करीब 10 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और अमेरिका की कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात भी करेंगे। मंगलवार को अमेरिका पहुंचते ही कई बिजनेसमैन प्रधानमंत्री से मुलाकात कर भी चुके हैं। इनमें टेस्ला के CEO एलन मस्क का नाम भी शामिल है। एलन मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी के होटल पहुंचकर उनसे मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद एलन मस्क ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि एलन मस्क ने ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व CEO जैक डोर्सी के भारत सरकार के खिलाफ हालिया आरोप पर भी जवाब दिया।
दरअसल जैक डोर्सी ने आरोप लगाया था कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार की तरफ से कुछ ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने को कहा गया था। ऐसा नहीं करने पर परिणाम भुगतने की धमकी मिली थी। इस पर मस्क ने कहा कि ट्विटर के पास स्थानीय सरकारों की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम स्थानीय सरकार के कानूनों का पालन नहीं करते तो हमें बंद कर दिया जाएगा। Twitter doesn't have a choice but to obey local governments. If we don't obey local government laws, then we will get shut down. So the best we can do is really to hew close to the law in any given country. But it is impossible for us to do more than that, or we will be blocked and our people will be arrested. So one cannot just apply, America to Earth, because Earth is not. They have different rules and regulations and different forms of government. So, but we'll do the best to provide the freest speech that is possible under the law. एलन मस्क से हुई मुलाकात में प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया है। इसके जवाब में मस्क ने कहा कि वे जल्द ही भारत की यात्रा करेंगे। इसी के साथ मस्क ने कहा कि मैं मोदी का फैन हूं, वे वाकई भारत की परवाह करते हैं, वे वही करना चाहते हैं जो देश हित में है। वहीं भारत में व्यापार के सवाल पर मस्क ने कहा कि बिजनेस के लिए भारत में किसी भी दूसरे देश से ज्यादा स्कोप है। इस साल के आखिर तक वे भारत में टेस्ला फैक्ट्री के लिए लोकेशन फाइनल कर लेंगे। साथ ही उन्होंने स्टारलिंक को भी भारत लाने की उम्मीद जताई। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही टेस्ला कंपनी भारत में निवेश करेगी। खुद एलन मस्क ने कहा है कि वो जल्द ही भारत की यात्रा करेंगे और जल्द ही टेस्ला के लिए जमीन फाइनल कर ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका यात्रा के साथ दोनों देशों के साथ साथ कई अन्य पड़ोसी देशों की भी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन के बीच होने वाले समझौते से चीन इतना घबरा गया है कि पूर्व विदेश मंत्री ने ग्लोबल टाइम्स के अंदर एक आर्टिकल्स में लिखकर भारत और अमेरिका के रिश्ते को एक सेल्फिश गेम बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा का आज पहला दिन है। 4 दिनों के इस दौरे में पीएम मोदी करीब 10 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 9 सालों में अमेरिका में प्रधानमंत्री की यह पहली स्टेट विजिट है। इस दौरान पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। ऐसे में पड़ोसी देशों की नजरें भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर टिकी है। खासकर चीन इस यात्रा पर नजर गड़ाए हुए है। पीएम मोदी के इस दौरे पर चीन के टॉप डिप्लोमेट और पूर्व विदेश मंत्री वांग यी ने ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को इसलिए मजबूत कर रहा है क्योंकि वो चीन के आर्थिक विकास को रोककर खुद आगे निकलना चाहता है। अमेरिका की ये रणनीति फेल हो जाएगी क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत या कोई भी देश चीन को पछाड़ नहीं सकता है। वांग यी ने अपने लेख में आगे लिखा कि अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक और व्यापार सहयोग बढ़ रहा है। अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक वित्तीय वर्ष में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। 2022-23 में जहां भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट स्पष्ट रूप से बढ़ रहा है, वहीं चीन से भारत का इंपोर्ट भी काफी बढ़ गया है। वांग ने कहा, अगर भारत अमेरिका को अपने ट्रेड और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को बढ़ाना है तो उन्हें अपने बीच की दिक्कतों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। चीन को टारगेट बनाने से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौतों पर मोहर लग सकती है। ऐसे में चीन के पूर्व विदेश मंत्री का यह लेख दिखाता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में खुद को सबसे ऊपर समझाने वाला चीन पीएम के अमेरिका दौरे से डरा हुआ है। अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा रखने वाला चीन इस बात से घबराया हुआ है कि कहीं भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता व्यापार उसके सामने एक नई चुनौती खड़ी ना कर दे। दरअसल चीन को डर है भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर लगातार हो रहे समझौते को लेकर कहीं न कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन में पिछड़ ना जाए और चीन की ऐसी बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिल रही है।